एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ये अध्याय 43 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के बारे में, इसके बाद आर्थिक परिवर्तन के बारे में, इसके बाद भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना, इसके बाद आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, भारत में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। इन सभी पॉइंट को इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भी अगर बात करें तो अनेक वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे, कंटिन्यू रहा। जनता में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना उभरने लगी थी, जिसके कारण एक अलग प्रकार का आंदोलन जन्म लेने लगा, जिसने जल्दी ही स्वतंत्रता के देशव्यापी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत पर शासन किया। भारतीय जनता के हितों में और अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के उद्देश्यों में कोई साम्यता नहीं थी। ठीक है, भारतीयों में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को शासन सशक्त करने में सहायता की थी। कुछ वर्गों को छोड़कर अगर बात करें तो शेष भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए, उससे जनता को एकजुट होने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरणा मिली। ये परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा अपने हित साधन के लिए अपनाई गई नीतियों के परिणाम थे। इनके परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हुई। ब्रिटिश शासन ने अपने साम्राज्यवादी एवं शोषणकारी कार्यों से स्वयं अपने विनाश के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की थी, जन्म दिया था। राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लगभग संपूर्ण देश का एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकरण हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां भारतीय शासक शासन करते थे। वे पूर्णतः ब्रिटिश शासन की कृपा पर आश्रित थे और नामात्र के लिए वे स्वतंत्र थे। वे दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। दूसरे देशों से उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व पूर्णतः ब्रिटिश शासन के हाथों में था। इन राज्यों की जनता ब्रिटिश प्रजा मानी जाती थी, क्योंकि इनमें से कुछ राज्यों का निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, तो उनके कठपुतली थे, ये कह सकते हैं आप। भारत की राजनीतिक एकता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह विदेशी शासन के अंतर्गत और उनके हित साधन के लिए प्राप्त की गई थी। देखिए, इस एकता को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में स्थापित प्रशासन की एक रूप व्यवस्था ने अधिक मजबूत बनाया। कानून एक रूप बनाए गए और कम से कम सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू किया। कानून के सामने समानता एकता का एक अंग बन गई। समानता एकता का एक अंग बन गई। संपूर्ण देश में प्रशासन की समान व्यवस्था और एक रूप कानून ने देश के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों में समानता और एकता की भावना को बढ़ा दिया। अगर आर्थिक परिवर्तन के बारे में अगर देखें, राष्ट्रवाद के उदय में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, सबसे पहले रेल मार्ग के निर्माण के कारण, रेल मार्गों के निर्माण के कारण माल और लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक आसानी और तेजी से देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना संभव हो गया। विभिन्न आर्थिक परिवर्तन जैसे व्यापार पर अपना आधिपत्य बनाए रखना, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा देना आदि अंग्रेजों के द्वारा जनता पर बलपूर्वक आरोपित किए गए थे। तो व्यापार पर जो उद्योग था, व्यापार था, इस पर आधिपत्य बनाए रखना, इसके बाद व्यापारिक फसलों को बढ़ावा देना आदि अंग्रेजों के द्वारा जनता पर बलपूर्वक यानी ये आरोपित किए गए एक तरह का जो था मतलब शोषणकारी एक ये विधि था, जिसके कारण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु रेल मार्ग और सड़कों के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क में हुई वृद्धि ने लोगों को एकजुट करने और उनमें समान आकांक्षाएं पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दूसरे से मिलने में जो मतलब कि जो दूरी था वो कम हो गया और अपना उद्योग था, जो वस्तुएं थी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सक्षम हो गई रेल मार्ग और सड़क के निर्माण से।
इसके बाद अगर बात करें तो भारत में आधुनिक उद्योग की जो स्थापना है किस तरह से हुई, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन काल में भारत ब्रिटिश उत्पादों के लिए बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बन गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति के कारण भारत में उद्योगों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। आधुनिक व्यापार और उद्योग एकीकरण की प्रबल शक्तियां हैं जो देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे के समीप लाती हैं, एक दूसरे के निकट लाती हैं। उद्योगों में काम करने वाले लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों और संप्रदायों के होते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि उनमें जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तत्व समाप्त होने लगते हैं। कारखानों में काम करने वाले लोगों में भाईचारे की भावना उभरने लगती है। जाहिर सी बात है, एक कारखाने में अगर एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो आने वाला समय में 2 4 10 20 महीने एक दूसरे को जानने पहचानने लगेंगे, भाईचारे की भावना जो उनमें उत्पन्न होने लगेगी। वे एकजुट होते हैं और विशेष मांगों के लिए आंदोलन भी करते हैं। फलस्वरूप नगर क्षेत्र राजनीतिक आंदोलन के केंद्र बन जाते हैं। इन सभी कारणों से उद्योगों के विकास ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में प्रारंभ हुए आधुनिक उद्योगों के विकास ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में सहायता की। उद्योगों का विकास होने से समाज में दो महत्वपूर्ण वर्ग, पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक मजदूर वर्गों का उदय हुआ। इन दोनों वर्गों के अधिक विकास के लिए जो है देश का औद्योगिकीकरण होना आवश्यक था। चूंकि ब्रिटिश शासन भारत के औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ था, रोड़ा बना हुआ था, इसीलिए वह इन दोनों वर्गों को भी, मतलब इन दोनों वर्गों का भी विरोधी था। इनमें से प्रत्येक जो वर्ग था, प्रत्येक वर्ग के अपने सार्वदेशिक हित भी थे। जैसे कि संपूर्ण देश के सूती कपड़ा कारखानों के मालिक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण समान रूप से प्रभावित हुए थे और उनकी समस्याएं और उद्देश्य भी समान थे। आधुनिक शिक्षा का जो प्रभाव है इस समय देख लेते हैं कि कैसा रहता है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय में जो आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है, आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, उसके कारण वह उद्देश्य सीमित थे। उसके जो कारण और उद्देश्य जो थे वो सीमित थे। ब्रिटिश शासनों जो ब्रिटिश शासक थे, इन ब्रिटिश शासकों का जो विचार था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय उनके शासन के समर्थक बनेंगे, परंतु राजा राममोहन राय जैसे भारतीय नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत जो है भिन्न कारणों और उद्देश्यों से किया था। राजा राममोहन राय का नाम याद रखिएगा। उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उन्नत ज्ञान की जानकारी मिलेगी। इससे भारतीयों को यूरोपीय भाषाओं के साहित्य और विश्व के अन्य भागों की घटनाओं की जानकारी मिल सकेगी। इस तरह से जो है उन्होंने इन विचारों को जो है पलट दिया। ठीक है, अंग्रेजों का विचार था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी तो भारतीय अंग्रेजों के समर्थक बन जाएंगे। लेकिन राजा राममोहन राय इस विचार को जो है एक पॉजिटिव में लिया कि अगर अंग्रेजी शिक्षा भारतीय जो है ग्रहण करेंगे तो अन्य यूरोपीय भाषाओं के साहित्य और विश्व के अन्य भागों की जो घटनाएं घट रही है उनकी वो जानकारी हासिल कर लेंगे और अपने को जो है उन्नति करे, अपने में मतलब कि अपने आप को जो है उन्नति के राहों पर और अग्रसरित हो जाएंगे। तो 18वीं और 19वीं सदी में पश्चिम में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पश्चिम के महान विचारकों ने जनतंत्र, समानता और राष्ट्रवाद के समर्थन में ग्रंथ लिखे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा और मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने एक नए कह सकते हैं कि एक नए क्रांतिकारी विचारों को जो है बल प्रदान किया। जिससे अगर बात की जाए तो देखिए, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बलपूर्वक कहा कि किसी भी देश के वास्तविक शासक वहां के लोग होते हैं तथा लोगों को यह अधिकार है कि वे ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करती, उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करती, विकास नहीं करती, उनका उत्पीड़न करती है। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंके। ठीक है, प्रमुख शिक्षा आयोग जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रमुख शिक्षा आयोग जो समिति है किस वर्ष और किसके जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में यह आयोग जो है गठित हुआ, आपको ध्यान में रखना है। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में,
ये आयोग आया था, ये गठित हुआ था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में यह आयोग गठित हुआ था। इसके बाद हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में यह गठित हुआ। रैले आयोग यानी विश्वविद्यालय आयोग, यह 1902 में गठित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। सैडलर आयोग का गठन 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। इंच कैप आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। हाटोक समिति या प्राथमिक शिक्षा समिति, इसका गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गठित हुआ। लिंडसे आयोग यानी प्रौढ़ शिक्षा आयोग जो था, यह कब गठित हुआ? 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड विविल के समय में। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में यह आयोग गठित हुआ था। याद रखिएगा, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय, यानी स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित विश्वविद्यालय था, कब और कौन सा विद्यालय जो है स्थापित हुआ था? जैसे पहला है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष है 1857। बंबई, जो कि अब है मुंबई, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 में ही। तो कलकत्ता और बंबई और मद्रास, याद रखिएगा, कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तीनों का जो है 1857 है, आपको याद रखना है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। मैसूर विश्वविद्यालय 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी 1916 में ही। पटना विश्वविद्यालय 1917 में गठित हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में और उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। दिल्ली विश्वविद्यालय का गठन 1922 में। नागपुर विश्वविद्यालय का गठन 1923 में। आंध्र विश्वविद्यालय का गठन 1926 में। आगरा विश्वविद्यालय का गठन 1927 में। अन्नामलाई विश्वविद्यालय का गठन 1929 में। केरल विश्वविद्यालय का गठन 1937 में और राजस्थान विश्वविद्यालय का गठन 1947 में हुआ था। याद रखिएगा। देखिए, शिक्षा ने भारतीयों के लिए आधुनिक ज्ञान के जो है द्वार खोल दिए थे। मतलब कि जो आधुनिक ज्ञान था, इसके जो द्वार थे वो ओपन हो गया, खुल गया, जिससे उनमें राष्ट्रवादी और जनतांत्रिक विचार जो है पनपने लगे, उनमें फलने फूलने लगा। दूसरे देशों के क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलन उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। संपूर्ण देश के शिक्षित भारतीयों का देश की समस्याओं के विषय में एक समान दृष्टिकोण बनने लगा। उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए सभी शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा में, सभी शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा से या अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षित होने लगे, परिचित होने लगे। इससे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। शिक्षित भारतीयों ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता के विचारों के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई और अनेक यूरोपीय भाषाओं के ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। उन्होंने स्वयं ग्रंथ लिखे तथा पत्र पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। ठीक है, देखिए, अगर बात करें तो भारत में शिक्षा का जो विकास है, किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत में जो शिक्षा का विकास है, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा का गठन हुआ, मतलब कि कलकत्ता मदरसा ओपन हुआ वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के समय में जो है गठित हुआ। 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय जोनाथन डंकन ने इसको जो है स्थापित किया था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इनके समय में। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए जो है प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर 1 लाख का प्रावधान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता कहे जाते हैं, नाम है चार्ल्स ग्रांट। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? चार्ल्स ग्रांट, याद रखिएगा।
पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता बताइए किसने ग्रहण की थी? मधुसूदन दत्त ने। तो याद रखना है। और सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी विवाद, ये क्या था? तो सबसे पहले प्राच्यवादी के बारे में देखेंगे और इसके बाद आंग्लवादी। प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी विवाद क्या था? तो प्राच्यवादी शिक्षा का माध्यम जो था भारतीय भाषाएं थी इसमें, प्राच्यवादी में। और आंग्लवादी में जो चीजें थी, शिक्षा का माध्यम जो था अंग्रेजी था। ये लॉर्ड मैकाले के समय में मैकाले स्मरण पत्र जो है 1835, याद रखिएगा। और लॉर्ड ऑकलैंड अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और भारतीयों पर हो रहे अंग्रेजों की जो है विचारधारा, जो भारतीय थे इन पर अंग्रेजों की विचारधारा को जो है मतलब थोपना। और 1835 में बेंटिक ने इसको जो है स्वीकार कर लिया। तो ये जो था इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 ईस्वी में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम था इसमें भारतीय भाषाएं थी, उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। लंदन विश्वविद्यालय 1854 में और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में गठित हुआ था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के अंतर्गत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में, बंबई विश्वविद्यालय 1857 में गठित हुआ। शिक्षा विभाग का गठन हुआ और महिला शिक्षा को जो है इसमें प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद हंटर आयोग का गठन हुआ 1882-83 के बीच। और हंटर आयोग में क्या क्या चीजें थी आपको ध्यान में रखना है। हंटर आयोग में था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय का गठन हुआ 1882 में। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी गठन 1884 में कर दिया गया। इसके बाद आया रैले कमीशन 1902 ईस्वी। रैले कमीशन में क्या क्या चीजें थी या इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो रैले कमीशन में सुझाव दिया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसको सुझाव दिया गया था। इसके अंतर्गत लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने शिमला प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को जो है लगाया गया और अध्ययन व शोध पर भी बल दिया गया। इसके बाद आया सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी। तो 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष थे इस आयोग का डॉक्टर माइकल ई सैडलर। भारतीय सदस्य इसमें थे आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। इसके बाद आया हार्टोग समिति 1929। हार्टोग समिति में क्या था? तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस समिति के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पर बल दिया गया। अगर प्राथमिक शिक्षा पर जो है बल दिया गया यानी ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937, जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ इसके अंतर्गत। और प्रथम बार हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना को जो है लागू किया गया और 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद सार्जेंट आयोग 1944, सार्जेंट योजना 1944। इसमें जो प्रावधान था प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। 3 से 6 वर्ष यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी इसके बाद 6 से 11 वर्ष यानी प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा। और इसके बाद 11 से 17 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे थे इनको माध्यमिक शिक्षा दिया जाए। इस तरह से सार्जेंट योजना 1944 जो है इसमें प्रावधान किया गया, इसको गठित किया गया। इसके बाद आया राधा कृष्ण आयोग 1948। राधा कृष्ण आयोग 1948। इस आयोग ने उस शिक्षा को जो है एकीकृत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनके अनुशंसा पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर जो है एक गठन हुआ 1957 में। यूजीसी पर जो है गठन 1957 में हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने किया था, याद रखिएगा। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो स्थापना है किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था 1916 में? तो लॉर्ड हार्डिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आया? तो इसका गठन 15 अगस्त 1906 में किया गया था। ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असंतोष किस तरह का था, किस तरह से फैला? तो देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण किसान, शिल्पकार और कारीगरों को जो है अत्यधिक नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार थी। ब्रिटिश शासन भारतीयों के हितों का विरोधी है, यह अनुभव किए जाने पर ही भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के संचालन में जो खर्च होता था उसे भारतीय जनता ही वहन करती थी, उसका भुगतान भारतीय जनता करती थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने दूसरे देशों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी उनसे भारतीय जनता के शोषण में जो है वृद्धि हुई। भारत के ब्रिटिश शासन ने जो विशाल सेना खड़ी की थी उनका खर्च जो है भारतीय जनता से वसूल किए गए करों से पूरा होता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता के प्रति जातीय घृणा और जातीय अभिमान की भावना को जो है बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने जो है उन भारतीयों को भी अपमानित किया गया जो न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर आसीन थे। आम लोगों को पीटा गया और यातनाएं दी गई, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया। कई कई ऐसे स्थान थे जहां भारतीयों के लिए प्रवेश निषेध था, वर्जित था। रेलगाड़ी में गोरों के लिए जो है सुरक्षित कंपार्टमेंट होते थे। गोरे काले का यहाँ पर जो है भेद चल रहा था। गोरों के लिए जो है अच्छा और सुंदर सुसज्जित जो है कंपार्टमेंट होता था। ऐसे सुरक्षित पार्क भी थे जहां केवल यूरोपवासी ही जा सकते थे, गोरे लोग ही जा सकते थे। और इसके कारण राष्ट्रीय चेतना में उभार आने लगा और अपने प्रति अपमान और भेदभाव के विरुद्ध रोष बढ़ने लगा। लोगों में उग्रता जो है अब उत्पन्न होने लगा। ठीक है, भेदभाव के प्रति। देखिए, अगर बात करें तो राष्ट्रीयता का उत्थान होने के कारण विचार करने, भाषण देने, अभिव्यक्ति यानी समाचार पत्रों और पुस्तकों जैसे प्राकृतिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाने जो है प्रारंभ हो गए। इस नीति के बावजूद भारतीय जनता में विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय संगठनों के रूप में प्रकट होने लगी। इसके बाद राजनीतिक संस्थाओं की जो स्थापना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 19वीं सदी के मध्यकाल के आसपास भारतीयों की राजनीतिक सभाएं जो है स्थापित होने लगी या संस्थाएं स्थापित होने लगी और इनकी स्थापना कलकत्ता, बंबई और मद्रास आदि प्रेसिडेंसी नगरों में हुई। इन संस्थाओं में देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाने की जो है मांग उठाई गई। भारतीय जनता के कल्याण के लिए कल्याणार्थ भारत और ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदन को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऐसे ही उद्देश्यों के लिए जो है 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन सभी एसोसिएशन यानी सभाओं के सदस्य अधिकतर भारतीय समाज के उच्च वर्गों के लोग थे। इनकी गतिविधियां सीमित थी, जैसे प्रशासन में सुधार करने के लिए, सरकार के संचालन में भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए, करों में कमी करने और भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति समाप्त करने के लिए सरकार और ब्रिटिश संसद के पास याचिकाएं भेजना। तो इनकी जो गतिविधियां थी वो सीमित थी। देखिए, ये सभाएं मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में ही काम करती थी, परंतु इनके घोषित उद्देश्य भारतीय जनता के उद्देश्य थे, न कि देश के किसी एक प्रदेश या समुदाय के उद्देश्य थे। अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उपयुक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 ईस्वी में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि। तो इस तरह के ये सभाएं थे।
कुछ देखिए, अगर बात किया जाए तो कुछ घटनाओं के कारण 1870 और 1880 ईस्वी के दशकों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष और अधिक बढ़ गया। ठीक है, असंतोष और अधिक बढ़ गया। सरकार ने भारतीयों की मांगों को पूरा करने के प्रयासों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए। 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बनाया गया, जिससे भारतीयों के कह सकते जो भारतीय थे, भारतीयों के शस्त्र रखने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि जो गन था, मतलब जो जिससे युद्ध किया जा सकता था, विरोध किया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे शस्त्र जो है, ऐसे शस्त्रों पर मतलब कि जो है औजारों पर, हथियारों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी वर्ष भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए। 1883 ईस्वी में सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जातीय अहंकार को कम करने वाले एक ऐसे विधेयक को वापस ले लिया जो उसने स्वयं पेश किया था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल नामक इस विधेयक के अंतर्गत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोपवासी पर भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। भारतीय न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा। ठीक है, इल्बर्ट बिल याद रखिएगा, यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक जो है पेश किया गया था, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेज और यूरोपवासियों के विरोध के कारण इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की जो है स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1882 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को जो है एकत्र किया था। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी वर्ष कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का भी अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बन गया और इस संगठन ने भारतीय जनता की आजादी के संघर्ष का नेतृत्व किया। ठीक है, और हमारा जो इसके बाद का जो चैप्टर है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस टॉपिक पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं इसका जो है एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1813 का चार्टर अधिनियम से पड़ी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 5 नंबर, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। कौन थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के यानी निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 6 नंबर है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 7 नंबर है, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में की गई थी। और प्रश्न संख्या 8 जो है इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का संबंध किससे है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का संबंध राधाकांत देव से है। तो इसका यानी जो मिलान होगा, मिलान कर लेते हैं। ए का 3 और बी क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध किससे है? केटी तैलंग। मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन का संबंध बताइए, तो सैयद अमीर अली और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी सही मिलान जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 9 नंबर है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 10 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का जो है प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।